बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान एक बार फिर से केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम लोग 10th क्लास का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हायर क्लासेस में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लें कि कार्बन क्या है। अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बाय नेचर कार्बन इज सॉलिड नॉन मेटल। रूम टेम्परेचर पर कार्बन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक सॉलिड नॉन मेटल नेचर का है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो पता चलेगा ग्रुप 14th में है। पीरियड सेकंड है, सेकंड पीरियड 14 ग्रुप एलिमेंट। अब ये कैसे पता चलता है, इस बात को पीरियोडिक टेबल टॉपिक में कवर किया गया था। मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करते हैं। तो अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं, 2 मीन्स सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कार्बन के अंदर टोटल 2 ऑर्बिट हैं, यानी कार्बन इज मेड अप ऑफ टोटल 2 ऑर्बिट, that is K and L शेल, जिसमें K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और L के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो L है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, इसीलिए इसका ताल्लुक 14th ग्रुप से है। यानी 14th ग्रुप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एलिमेंट इज 4। 4 मीन्स टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। तो कार्बन नॉन मेटल है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है कि 14th ग्रुप है, सेकेंड पीरियड है। थोड़ा और अगर हम सीखें तो मैं कहूँगा कि ये p ब्लॉक एलिमेंट है। कार्बन बिलोंग्स टू p ब्लॉक, p ब्लॉक एलिमेंट है ये हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये मैंने मॉडर्न के नाम पर बता दिया। अगर मैं मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बताऊं तो 14th ग्रुप कहो या 4a कहो, 4a कहो, तो पहले तो आप पोजीशन जाने 4a सेकेंड पीरियड या 14th ग्रुप और सेकेंड पीरियड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। तो अगर मैं कार्बन का यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, एटम का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन को डील कर रहा हूं मैं। तो कार्बन का ये न्यूक्लियस है जिसमें टोटल 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। इसीलिए कार्बन का
एटॉमिक नंबर 6 हुआ और मास नंबर 12 हुआ, मास नंबर 12। सिर्फ न्यूक्लियस ही कंट्रीब्यूट होता है एटॉमिक नंबर और मास में। प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। अब आते हैं हम लोग इसके ऑर्बिट की तरफ। तो न्यूक्लियस के ठीक बाहर एक ऑर्बिट है, इसका नाम है के शेल। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट है, इसका नाम है एल शेल। तो कार्बन के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन के बाद भर जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज के शेल विच इज कंप्लीटली फिल्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए। अब ये एटम चूंकि न्यूट्रल है तो 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो अब बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन इसके सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में आएंगे, और इसी को हम लोग कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एल शेप सेल, 1 2 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इनर के शेल, एंड 6 प्रोटॉन इज इन न्यूक्लियस, 6 न्यूट्रॉन इज इन न्यूक्लियस। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। यहीं पे 2 बातों को और समझें। पहला तो ये कि कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी नेचर में जो कार्बन पाया जाता है वो 2 तरह का पाया जाता है। एक कार्बन एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 जिसको हम लोग जनरली डील करेंगे। दूसरा कार्बन का आइसोटॉप है कार्बन 14 जिसका यूज कार्बन डेटिंग में होता है टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस से। कार्बन 14 का कंसंट्रेशन या अमाउंट देखते हैं। तो ये सब जो हम लोगों ने बात की है दीज आर आइसोटॉप, आइसोटॉप कार्बन के 2 आइसोटॉप्स हैं। तो कार्बन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस चैप्टर पे आने से पहले से थी। कार्बन का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है और वो नेचर वाइज नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। नॉन मेटल वो होते हैं जो ब्रिटल नेचर के होते हैं, यानी उनके अंदर डक्टिलिटी नहीं होती है, मेलाइबल नहीं होता है, उनको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, वो डल अपीयरेंस होता है। मेटल के अंदर जो अपीयरेंस होता है वो बहुत शाइनिंग सरफेस होता है जिसको हम लोग लस्टर कहते हैं। तो मेटल के अंदर अगर हम प्रॉपर्टी देखें, मेटल बोल रहा हूं मैं, डक्टाइल नेचर का, यानी उससे आप वायर बना सकते हैं, पतले पतले थीन वायर, सिलेंड्रिकल शेप, या फिर आप उसको शीट शेप दे सकते हैं, मेलाइबल शीट से एक रेक्टेंगुलर शीट या क्यूबाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। लस्टर होता है उसके अंदर, शाइनिंग सरफेस, चमक होती है। उसके अलावा सोनरस होता है, एक साउंड होती है उसके अंदर, रिंगिंग साउंड। लेकिन ये तमाम प्रॉपर्टी नॉन मेटल में एब्सेंट, मतलब नॉन मेटल का आप कह सकते हैं मेलाइबल, डक्टिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये ब्रिटल नेचर का होता है, यानी इन पे अगर आप हैमर से स्ट्राइक करें तो ये ब्रेक हो जाता है, जबकि मेटल ब्रेक नहीं होता, मेटल अपना शेप चेंज करता है। लस्टर भी नहीं होते इसके अंदर, डल अपीयरेंस होता है विथ सर्टेन एक्सेप्शंस। तो नॉन मेटल है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी अभी तक मैंने डिस्कस की है नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो कार्बन है, और सॉलिड इसका फिजिकल स्टेट है। नॉन मेटल तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। खैर, पी ब्लॉक में ही सारे के सारे नॉन मेटल पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही है, और इसका ग्रुप नंबर 14 है, पीरियड सेकंड है। ये मॉडर्न पीरियड टेबल के हिसाब से मैंने 14 ग्रुप सेकंड पीरियड कहा है, जबकि हम जानते हैं मेंडलीव के हिसाब से 14 ग्रुप को 4A कहा गया है। ए कहा गया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को। सिंस इट इज अ पी ब्लॉक इसलिए इसको ए में आना है। 4 या 14 बता रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 बता रहा है टेट्रा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4।
ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी वैलेंसी भी 4 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर -4 आता है, जिसको हम लोग -4 या टेट्रा वैलेंट एनायन बोलेंगे। अगर ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर +4 चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, 4 वैलेंसी होंगे कार्बन के। एक बात जो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं वैलेंसी के बारे में, ख़ास तौर से कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं या दिए जाते हैं उसे हम लोग वैलेंसी कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन और लूज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, या कहते हैं टू मेक इट स्टेबल, या कहते हैं टू मेक इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट लाइक इनर्ट गैस। यानी इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार कर लेना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना। तो आप देखिए कार्बन से नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन है, तो कार्बन से नियरेस्ट इनर्ट गैस या तो नियॉन है या हीलियम है। पीछे चलेंगे तो हीलियम आएगा, आगे चलेंगे तो नियॉन आएगा। तो नियॉन के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 8, और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर नियॉन बन जाता है 2 8, और 4 इलेक्ट्रॉन देकर हीलियम बन जाता है। तो कार्बन के पास कैपेसिटी है दोनों कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार करने की, आइदर गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नियॉन लाइक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद को हीलियम जैसा बना ले। तो इसी वजह से कहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +4 में हो जाएगा। बट टेक्निकली बता रहा हूं मैं, ये हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, किसी भी एटम के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले या 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अगर वो एक्सेप्ट करने को आएगा तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को वो बआसानी एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो डोनेट करने को आएगा तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट कर सकता है। एक्सेप्ट करने में एनर्जी या तो रिलीज होती है या रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग हायर क्लास में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। वो एनर्जी जिसका इन्वॉल्वमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये देखते हैं हायर क्लास में कि मैक्सिमम 3 ही इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी सिस्टम में। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो निगेटिव चार्ज आ गया, 1 निगेटिव चार्ज, फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ -2, फिर से ऐड हुआ -3। थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं यही कार्बन है, लेट अस अज्यूम कार्बन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो कार्बन का आप देखें कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा कार्बन के बाहर होगा। तो कार्बन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का जो ये न्यूक्लियस है ये खींचता है आउटसाइडर इलेक्ट्रॉन को अपने पास। तो जैसे ही कार्बन का न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने करीब, ये कन्वर्ट हो जाएगा C- में, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है आकर ऐड हो जाए यहां पर। जब ये इलेक्ट्रॉन आकर यहां ऐड हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसके माने क्या हुए कि अब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपेयर में बढ़ गया। अभी तक तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, मामला न्यूट्रल था। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी एनायन बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन तो बआसानी ऐड हो सकता है चूंकि न्यूक्लियस खींचेगा अपनी तरफ। मगर अब ध्यान से देखो,
अगर C के अंदर पहले से एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये न्यूट्रल नहीं है, दिस इज एनायन, दिस इज एनायन। इस पूरे एटम पर एक निगेटिव चार्ज आ गया, होल एटम इज एनायन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन के ऊपर जो चार्ज दिख रहा है ये रिपेल करना शुरू कर देता। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन एनायनिक स्पेसिस। न्यूट्रल में आप आसानी से जोड़ सकते हैं, न्यूक्लियर में रिपल्सन नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, लेकिन एनायन में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वी नीड एनर्जी, इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। हमको अब एनर्जी देकर फोर्सफुली ऐड करना होगा। तो जब आप एनर्जी देंगे तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और इसमें अब दो निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से हो सकता है, लेकिन जब एक बार न्यूट्रल एटम एनायन बन गया, अब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो रिपल्सन होगा। अब सोचो दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुके, अब ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया है आपके पास। अब आप तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हैं, लाइक दिस थर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको ऐड करने जा रहे हैं। तो अब रिपल्सन पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि उस पर एक निगेटिव था, आ रहा था इलेक्ट्रॉन, रिपेल कर रहा था। अब दो निगेटिव इस इनकमिंग को रिपेल करेगा, तो आसानी से नहीं होगा। अब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी या हाई एनर्जी। पहले के मुकाबले अब एनर्जी और ज़्यादा चाहिए टू ऐड दिस इलेक्ट्रॉन। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन तो बआसानी ऐड कर दिया, चूँकि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है न्यूट्रल स्पेसिस में। एक बार आपने ऐड कर दिया, अब उसके बाद दोबारा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये अब न्यूट्रल नहीं बचा है। आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एटम बिकम एनायन, और ये जब निगेटिव चार्ज आ गया ना, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। उसको लाने के लिए, उसको ऐड करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। और किसी भी फेनोमेना में अगर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी आपको सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी नहीं देंगे वो फेनोमेना नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता अपने आप, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी को बायोलॉजी में कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस वो होता है जो बिना एनर्जी के हो जाए खुद ब खुद, लेकिन अगर आपको एक्टिव प्रोसेस कराना है तो यू नीड एनर्जी। तो ये एक्टिव प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चलो भाई, हमने एनर्जी दे दिया, देकर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब कहानी ये हो गई कि इस कार्बन पे दो निगेटिव चार्ज आ गया। अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना अब और मुश्किल का काम, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा होगा। जैसे जैसे कार्बन पे चार्ज बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में दिक्कत आएगी। तो चलो, जिस तरीके से हमने एनर्जी दिया, अब कहते हैं कार्बन पे 3 निगेटिव चार्ज आ चुका है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करें बेटा, ठीक है, मानते हैं कि रिपल्सन होगा और शायद सबसे ज़्यादा रिपल्सन हो। यहाँ पे रिपल्सन कम था, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा रिपल्सन, तो शायद बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़े। हम बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दें और कार्बन को कन्वर्ट कर दें C4- में। दिक्कत क्या है? चलो भाई, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी वेरी वेरी हाई एनर्जी, वेरी वेरी हाई एनर्जी। लेकिन देखो क्या है, ये सारी बातें हम लोग कागज़ पे कर रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा है न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा। एक बार एनायन बन गया, दिक्कत होगी, रिपल्सन होगा, तो जितना रिपल्सन हो रहा है उससे थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाकर ऐड करा दो। यहाँ पे रिपल्सन बढ़ गया तो और ज़्यादा ताकत लगाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी दो। मगर ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं बाहर से, अगर मान लीजिए आप ही दे रहे हैं, यू आर द ऑब्जर्वर, और आपने ऑब्जर्व किया और आप ही सप्लाई कर रहे हैं, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी आप हैं, तो भी एक तो ये है कि भाई जो दूसरा है उसके पास क्या इतनी एनर्जी देने की कैपेसिटी है? कार्बन को कौन दे रहा है एनर्जी? या तो कोई दूसरा कार्बन दे रहा है या कोई दूसरे एलिमेंट दे रहे हैं, कोई सोर्स होना चाहिए ना। तो पहली बात तो सोर्स आपको पता नहीं है कौन है,
और मैं आपको बता दूं दुनिया में कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट कार्बन या कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट जो 118 एलिमेंट आज हैं उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सक्सेसिवली 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करा पाए। इसलिए मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ऐड होते हैं ना 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जो अपनी पोटेंशियल है, उसकी जो अपनी इंटरनल एनर्जी है वो इतनी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो पाएँ। तो इसलिए मैंने कहा मैंने खुद को सोर्स मान लिया, चलो हम सोर्स हैं, हम एनर्जी दे रहे हैं एलिमेंट के अलावा दूसरी जगह से कहीं से। तो अगर आप भी एनर्जी दे रहे हैं तो ज़रा सोचें क्या इनके फिजिकल स्टेट पे फ़र्क पड़ जाएगा एनर्जी देने से? भाई हर एलिमेंट का अपना एक फिजिकल स्टेट है और हम जानते हैं फिजिकल स्टेट आसानी से चेंज हो सकता है। फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर पैरामीटर है। टेम्परेचर बढ़ाकर आप फिजिकल स्टेट बदल सकते हैं, आप प्रेशर बढ़ाकर घटाकर फिजिकल स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर फंक्शनली दूसरी तरह से बिहेव करने लगता है। जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने लगते हैं तो ये भी एक डर है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं एक्सपैंड होकर दूर ना चले जाएं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम एनर्जी देंगे तो इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जब इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाएगा बेटा तो ये सब ऑर्बिट एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। तो कहीं इतना ज़्यादा दूर ना हो जाए कि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसकी पकड़ ही न्यूक्लियस से दूर हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो नहीं है और आप धीरे धीरे एनर्जी दे देकर इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो याद कीजिए मैंने आपको सिखाया है साइज के ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल के अंदर कि क्या होगा कि सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो वो एक्सपैंड करेगा। जो तीसरा पॉइंट था आयनिक स्पेसिस के लिए कि ऑर्बिट सेम है, प्रोटॉन का नंबर सेम है, तो दूर भागेंगे बेटा। तो दूर भागने पर ऐसा होता है कि जब 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वो इतने दूर चले जाते हैं कि न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए एक पॉइंट लिखा रहता है जो अमूमन तौर पे बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कार्बन के न्यूक्लियस में जो 6 प्रोटॉन है ना वो अनेबल है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 6 प्रोटॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो को तो बड़े आराम से होल्ड कर लेगा, 7 को भी होल्ड कर लेगा, 8 को भी कर लेगा, 9 को भी कर लेगा। यानी प्रोटॉन जितना है उससे मैक्सिमम 3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तक को वो होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है। लेकिन जैसे ही 10वां इलेक्ट्रॉन आया ये होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास है ही नहीं, या अगर हम दे दें तो ये इतना दूर चला जाएगा कि न्यूक्लियस का पकड़ या न्यूक्लियस के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो सारे के सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ से बाहर हो गए हैं बेटा। और ये एटम के लिए सही नहीं है कि एटम का कंट्रोल ही ख़त्म हो जाए उसके अपने ऑर्बिट्स पर। तो याद रखिएगा इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू ऐड 4 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते, तो ये -4 जो है ये वाली बात टेक्निकल ग्राउंड पे गलत हो गई। ठीक है, वैलेंसी वगैरह समझाने के लिए एक इन जनरल बात करने के लिए हम लोग कह देते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी 4 हो गई, कार्बन जो है वो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने कार्बन को स्पेशल देखा और समझा तो हमने ये पाया कार्बन क्या 14 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, कैसी, गीत, सुनाओ, प्यारे बच्चों, सबका सब 14 ग्रुप में है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। सबको ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना होगा या लेना होगा। तो हम ये पाते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से ना तो कोई देता है ना 4 इलेक्ट्रॉन कोई लेता है। तो ये तो बात हो गई लेने की, ले नहीं सकता। क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? देने के साथ भी दिक्कत है बेटा। जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तुमको हीट देना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को निकालना कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो आपको हर बार एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी 3 ही इलेक्ट्रॉन तक पढ़ा जाता है कि 3 ही इलेक्ट्रॉन को हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो ये मान लीजिए आप कि कार्बन के अंदर वैलेंसी जो 4 है उसके क्या मतलब होते हैं। तो पहली बात कार्बन के बारे में ये जानिए, कार्बन नॉन मेटल है,
और रूम टेम्परेचर। दूसरी बात, आइसोटॉपिक फॉर्म है कार्बन का 2, एक कार्बन 12, एक कार्बन 14। कार्बन 12 को ही आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कार्बन 12 हो या कार्बन 14 हो, कुल मिलाकर देखा गया तो कार्बन का जो परसेंटेज है प्रेजेंट इन, अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट पर कितना है तो डेट इज 0.02%, बहुत कम होता है। जबकि एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है 0.03%, यानी थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। और आपको पता है एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जबकि अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मिनरल्स मान लीजिए, इसमें आ जाएगा कोल, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट, और भी बहुत सारे फॉर्म है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, पेट्रोलियम। तो कार्बन इन फॉर्म्स में मिनरल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं ज़मीन के अंदर, और उनका परसेंटेज होता है 0.02%। जबकि एटमॉस्फेयर में यानी ज़मीन से ऊपर अगर आप देखें तो इसका परसेंटेज है 0.03, स्लाइटली ग्रेटर है और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये तो प्रेजेंट हो गया कि अर्थ पर कितना है, अर्थ के अंदर कितना है। अब अगर आप देखें तो मैंने कहा टोटल प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस फॉर्म में है 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी 4 है। इस वैलेंसी को कहते हैं टेट्रा वैलेंट, या इसी का नाम है टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी। यहीं पे लिख लेते हैं कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन जिसका नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिससे हमने वैलेंसी 4 समझी, मतलब कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सवाल ये है कि कार्बन फिर करता क्या है, तो इट कैन ओनली शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। यानी ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को। तो याद रखिएगा कार्बन के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पोटेंशियल मौजूद नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, और ना इतनी पोटेंशियल मौजूद किसी दूसरे एलिमेंट के पास है कि वो कार्बन से चारों इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली विड्रॉ कर ले। शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है इनके दरमियान। तो कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन ओनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है शेयरिंग कर रहा है या कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो वैलेंसी 4 या टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब है कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड।
इसलिए भी वैलेंसी को जब डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितने बॉन्ड बनाकर कंबाइन किया है। तो अगर वो 4 बॉन्ड बनाकर किया है तो वैलेंसी 4 हो गई, अगर 3 बॉन्ड बनाकर किया है तो वैलेंसी 3 हो गई, 2 बॉन्ड बनाकर किया है तो वैलेंसी 2 हो गई। तो डिपेंड कर रहा है कितने बॉन्ड बना रहा है। तो चलिए टेट्रा वैलेंसी के ऊपर ही मैं कार्बन को शुरू में ही डिफाइन कर दूं कि कार्बन के टाइप कितने हैं, और ये कार्बन का टाइप हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। पढ़ना तो हमें 3 ही है, लेकिन मैं बताऊं कार्बन 4 टाइप से बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन का टेट्रा कोवैलेंसी नेचर है, यानी कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है मैं वो बताता हूं। तो पहला कहलाता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन। सिंगल बॉन्डेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन का मतलब ये हुआ कार्बन के चारों तरफ चलिए तो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, बनाएगा 4 बॉन्ड 1 2 3 4, बट चारों तरफ सिंगल सिंगल बना रहा है। दूसरा कहलाता है डबल बॉन्डेड कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन यानी वो कार्बन जिसमें एक तरफ डबल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी हो, बाकी तरफ सिंगल सिंगल। एक साइड टोटल 4 बॉन्ड ही बनाएंगे, कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, एक के साथ डबल बाकी के साथ सिंगल। उसी तरीके से हम लोग चले तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो एक्चुअली हमें पढ़ना है सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है? कार्बन एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड, दूसरे साइड में सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये चौथा वाला पार्ट पढ़ना नहीं है, जो नहीं पढ़ना मैं उसमें सिर्फ ये बता दूं कि अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना दे, क्यूमलीन या एलिनीन कहलाता है, उसे हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ना हमें यही 3 है। ये वाला पार्ट कि कार्बन दोनों साइड डबल डबल बना दे नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना सिर्फ ये है कि डबल बॉन्ड बाकी सब सिंगल, ट्रिपल बाकी सब सिंगल, या फिर सिर्फ सिंगल 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 बॉन्डेड, सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्डेड। मैं यहीं पर एक टर्म यूज़ करूँगा जो हायर क्लास में है, लेकिन आप अभी से सिर्फ जाने कि ऐसा होता है। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जबकि सिग्मा के बाद एक्स्ट्रा जितना बॉन्ड है इसको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पाई बॉन्ड 0 है और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है। तो यहीं पे जानिए सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जानिए फर्स्ट फॉर्म बॉन्ड। पहला बॉन्ड जो बनेगा उसको कहेंगे हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और पहली बार जो बनता है वो बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड के कंपेयर में स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग।
स्टेबल और स्ट्रॉन्ग। इधर आते हैं, जो मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन लिखा, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। इसमें जो चौथा मैंने बोला कि पढ़ना नहीं है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना, पाई बॉन्ड कितना। इसमें एक बात और मैं बता दूं, खाली सिग्मा पाई नहीं, इसी में अब दूसरा क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन तो हो गया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, एक क्लासिफिकेशन है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कितने, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कितने एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कितने। सिमिलरली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। उस तरह से यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, जगह नहीं थी। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जवाब दीजिए आप। चलिए, मैंने कहा पहले मैं सिग्मा पाई को देख लेता हूँ। सिग्मा बॉन्ड क्या है, जो पहली बार बना है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये सिंगल है, सिग्मा कहलाएगा। एक एक दो, दो सिग्मा बॉन्ड है। इधर जो आप देख रहे हैं दो बॉन्ड है, उसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है। पहली बार जो भी बना होगा सिग्मा बना होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा बॉन्ड। मैंने सिर्फ सिग्मा के बारे में लिखा था, अब मैं पाई के बारे में लिख देता हूँ। पाई बॉन्ड जो होता है बेटा वो कहलाता है एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड भी कहते हैं, एक के बाद। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्म बाई सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं। तो आ जाते हैं, इसमें याद रखिएगा दो बॉन्ड जो आपको दिख रहा है एक ही साइड में, उसमें से पहली बार जो बना होगा वो सिग्मा। मान लो मैंने अपने मन से मान लिया कि नीचे वाला पहली बार बना है, इसलिए मैंने इसको कह दिया सिग्मा। उसके बाद इसी तरफ जो भी बॉन्ड बनेंगे दे आर पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा एक पाई, इधर खाली सिग्मा सिग्मा है, क्योंकि पहली बार जो ही बना सिग्मा सिग्मा। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, थ्री सिग्मा, वन पाई। उसी तरह से यहां आओ, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, देन पाई, पाई सिग्मा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, सिग्मा के बाद ही पाई बनता है। विदाउट सिग्मा देयर इज नो पाई बॉन्ड, यानी फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा। उसके बाद जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड है, जितने मल्टीपल बॉन्ड है, सबको पाई बॉन्ड कहेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड इसमें दो हो गए, 1 and 1 2। पाई बॉन्ड भी दो हो गए। चलो यहां आते हैं, जो क्यूमलिन का केस था या एलिनिन का केस था, जिसको जनरली हमें कवर नहीं करना, हमें तो पढ़ना सिर्फ इतना है। मैंने सिर्फ जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये वाला केस भी लिया है, क्योंकि हायर क्लास में आपको पढ़ना है। जिसकी जितनी कोवैलेंसी होती है उसके उतने टाइप होते हैं, यानी चूंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो 4 टाइप का होता है। अब वो 4 तरह से बॉन्ड बनाता है। तो देखो चौथा टाइप क्या है बेटा, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। तो क्या पाओगे, 2 सिग्मा 2 पाई। तो ये तो सिग्मा और पाई था।
यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये भी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा, ये भी सिंगल तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा, एक भी पाई बॉन्ड नहीं। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि अगर आपको स्ट्रक्चर कहीं पे दिया हुआ है तो पहली बार जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, उसके बाद फर्दर उसी डायरेक्शन में जितना एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा उसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं सिंगल और डबल और ट्रिपल पे। ये बहुत आसान है, सिंगल डबल ट्रिपल में तो कुछ करना ही नहीं। आप देखिए कितने सिंगल बॉन्ड यहाँ हैं, 4 सिग्मा, 4 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ा ही था सिंगल बॉन्डेड कार्बन जिसमें खाली सिंगल बॉन्ड हो, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद ना हो। इसको ज़रा देखो, क्या इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी कितने सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सिंगल, दिस इज सिंगल, इसको सिंगल नहीं कहेंगे। सिग्मा पाई अलग चीज़ है। सिग्मा पाई क्या है ना कि उसको सिंगल डबल से मतलब नहीं है। सिग्मा पाई को मतलब है कि पहली बार जो बॉन्ड बना वो सिग्मा है, उसके बाद जितने बॉन्ड बने सब पाई, उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। अगर आप डायरेक्शन बदलेंगे तो फिर अलग से ये सिंगल कहलाएगा सिग्मा, फिर ये अलग डायरेक्शन में आ गए सिग्मा। लेकिन यहाँ एक ही तरफ अगर आप चल रहे हैं तो पहला सिग्मा फिर पाई। लेकिन डबल और ट्रिपल तो साफ दिखता है मुझे, सिंगल सिंगल, इसको मैं सिंगल नहीं कहूँगा। तो 2 बॉन्ड सिंगल, एक डबल, ट्रिपल एक भी नहीं, या तो काट दो या 0 लिख दो। एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड एक है और 2 सिंगल बॉन्ड। इधर आओ, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं, और ट्रिपल बॉन्ड एक दिख रहा है। दिस पूरा मिलाकर एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। यहां पर आइए, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, खाली डबल बॉन्ड है, वो भी 2, इधर एक डबल बॉन्ड, इधर एक डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल डबल ट्रिपल तो साफ साफ दिखता है, लेकिन सिग्मा और पाई ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, उसे तो आपको बनाकर फिर सोचना पड़ेगा। जहां जहां सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा, जहां 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है फिर पाई है, क्योंकि पाई तो डायरेक्ट बनता ही नहीं है, पाई बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन है हमारे पास। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में बोल सकते हैं, या फिर सिग्मा और पाई के टर्म में बोल सकते हैं। तो कार्बन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्ड पाया गया तो डबल बॉन्डेड कार्बन, अगर कोई बॉन्ड नहीं है तब कहलाता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तो ये तो मैंने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के नाम पर रख दिया। अब ध्यान से देखो, जहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग कहते हैं पैराफीन, पैराफीन या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन तब। अल्केन, अल्केन का नाम है पैराफीन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी जानो तुम। सिंगल बॉन्डेड को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड या पैराफीन, या हायर क्लास में जब जाएंगे बेटा तो ऐसे कार्बनों को कहते हैं sp3, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दिस इज नॉन प्लेनर, प्लेन से बाहर होगा, इट इज़ नॉन प्लेनर। थोड़ा सा एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं समझाऊंगा, तुम बेफिक्र रहो, बस नोट करो कि ऐसा होता है। अभी बताता हूं मैं वापस आकर, पहले डबल बॉन्ड को क्लियर करने दो और ट्रिपल बॉन्ड को जो पढ़ना है हमें। तो सिंगल बॉन्डेड का नाम है पैराफीन, सैचुरेटेड, sp3 नॉन प्लेनर, और इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे अल्केन, अल्केन, अल्केन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। मैं सिर्फ सिंगल बॉन्डेड ही बता रहा हूं, आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्केन। तो अल्केन के नाम 4-5 हो गए। एक तो सिंगल बॉन्डेड वाला होगा, सैचुरेटेड होगा, पैराफीन होगा, sp3 नेचर का होगा, खाली सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड नहीं होगा, और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होंगे।
नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर का नाम टेट्राहेड्रल है, चलो वो तो बात की बात। डबल बॉन्डेड का नाम, डबल बॉन्डेड का नाम, डबल बॉन्डेड के नाम में आ जाएगा ओलिफीन, ओलिफीन या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो सैचुरेटेड है और ये अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज एंड इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अल्कीन, दिस एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन। ट्रिपल बॉन्डेड में आइए, ट्रिपल बॉन्डेड भी ओलिफीन है, ट्रिपल बॉन्डेड भी अनसैचुरेटेड, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइज्ड, ये भी प्लेनर है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा अल्काइन, अल्काइन। इसे मैं रहने देता हूं, इसको डील नहीं करता हूं। तो ये तीन हमारे पास केस बना, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। तो आपको दो बातों को जहन में रखना है। नंबर 1, पहली चीज, अगर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब यहाँ पे आप जानो सिर्फ सिंगल बॉन्ड। और अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड मिल गया, एक से ज़्यादा बॉन्ड दिख गया आपको, तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। बिल्कुल उल्टा है, सैचुरेटेड मीन्स नो मल्टीपल बॉन्ड, नो मल्टीपल बॉन्ड मीन्स नो पाई बॉन्ड, बिना पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर, जहाँ पाई बॉन्ड ना हो। क्योंकि पाई बॉन्ड कहा गया था एक्स्ट्रा बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। तो आंख बंद करके ये बात जहन में आ जानी चाहिए आपके कि सिंगल बॉन्ड मीन्स सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड का ही दूसरा नाम है पैराफीन। पैराफीन बोलो, सैचुरेटेड बोलो, सिंगल बॉन्ड बोलो, एक ही बात है। तो दो ही तरह से मैं डिफाइन करूंगा आगे चल के हाइड्रोकार्बन को, सिंगल बॉन्डेड, मल्टीपल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड मीन्स सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन्स पैराफीन, मतलब नो पाई बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। दूसरी तरफ जहां मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे ही लफ्ज आया मल्टीपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड आ गया। तो अगर पाई बॉन्ड रहता है तो उसे अनसैचुरेटेड या ओलिफीन कहते हैं, अनसैचुरेटेड या ओलिफीन कहते हैं। अब मल्टीपल बॉन्ड या तो डबल होगा या ट्रिपल होगा। मल्टीपल बॉन्ड दो टाइप के, आइदर डबल और ट्रिपल। तो डबल बॉन्ड को अल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहेंगे। इसीलिए हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं बेटा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो एक ही है, दैट इज अल्केन। डबल और ट्रिपल मल्टीपल बॉन्ड की कैटेगरी में आएंगे। तो सिंगल बॉन्ड मीन्स सैचुरेटेड मीन्स पैराफीन, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स ओलिफीन या अनसैचुरेटेड। अब मल्टीपल बॉन्ड का फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, तब नाम होगा एक का अल्कीन जो डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो अल्काइन। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ओलिफीन और अनसैचुरेटेड का मतलब था मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, और अल्केन या सिंगल बॉन्ड या पैराफीन या सैचुरेटेड, ये सब सिंगल बॉन्ड है। तो इतनी बात तो आ गई कि पैराफीन सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ओलिफीन और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे sp3, sp2 ये समझ में नहीं आया, प्लेनर समझ में नहीं आया कि प्लेनर कब होगा, नॉन प्लेनर कब होगा। तो समझो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उन्हीं को लिख जाता है, एक s लिख देते हैं, बाकी सब p। अब 4 लगाना है बेटा, 4 चीजें चाहिए, तो आपको s तो लिखना ही लिखना है, उसके बाद जितना होगा सब p लिख देना है। ये हमेशा रूल याद रखना, सिग्मा बॉन्ड को देखते हुए s p लिखना है आपको। तो 4 लिखना था, 4 में एक तो s हो गया, बाकी कितने बचे? 3 p हो गए। इसलिए सिग्मा बॉन्ड 4 था, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिखा है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद सिग्मा बॉन्ड निकालकर। अब इधर आओ, यहां क्या बोल रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड। सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, सिग्मा बॉन्ड सिर्फ देखना है। 3 का मतलब हो गया एक s
बाकी 2 p। उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड में आओ, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 s 1 p, 1 s 1 p। यहीं पर बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ यहीं पे सोचना है। सिग्मा बॉन्ड 3 का मतलब 1 s है, बाकी 2 p है। ये हो गया sp2, ये हो गया sp2 बेटा, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिग्मा बॉन्ड समझ, इसलिए सिग्मा बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये 2 के माने हो गए 1 s 1 p, मिलाकर कहा sp। ये हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर रहा हूं मैं। अब 4 का मतलब है 1 s बाकी 3 p, इसको हम लोग कहते हैं sp3। क्लियर? समझ में आया? चलो प्लेनर और नॉन प्लेनर बताते हैं। जितना भी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है, 3D, जिसमें x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है, z एक्सिस भी है, वही ना नॉन प्लेनर है। और जिसमें 2 ही एक्सिस हैं वो प्लेनर है। तो यहां पर देखें 3p है और p को मैं कहता हूं x y z। तो अगर p3 हो गया तो इसका मतलब 3 एक्सिस है। p को आप एक्सिस समझा करो। तो p अगर एक्सिस है बेटा तो क्या ये 3D हो गया? तो जो sp3 होगा वो 3D स्ट्रक्चर होगा, वो नॉन प्लेनर होगा। और जहां पे 2 ही एक्सिस हैं या एक ही एक्सिस है वो सब प्लेनर है। आइदर 1 एक्सिस और 2 एक्सिस, दीज आर द प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इसीलिए अल्केन सिंगल बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है, नॉन प्लेनर होता है पैराफिन सैचुरेटेड, बाकी ये सब। तो ये एक क्लासिफिकेशन है जिसमें मैंने आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट सिखाया। पहले तो आपको ये बताया कि सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। फिर मैंने यहीं पर समझाया आपको कि सैचुरेटेड पैराफिन की क्या कंडीशन है, अल्केन कब आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, प्लेनरिटी क्या होगी, इस पर सवाल है। तो मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूं ड्रॉ करके कि आपको बताना है, या एक काम करते हैं, रुक जाते हैं, मैं क्वेश्चन को और लेता हूं, एक टॉपिक को, फिर मैं उनको मिक्स करके एक क्वेश्चन दूंगा आपको। अब कार्बन का मैं दूसरा टाइप एक्सप्लेन कर रहा हूं, कार्बन का दूसरा क्लासिफिकेशन। दिस इज जीरो डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन के अंदर डिग्री हैं, और ये कार्बन अपनी प्रॉपर्टी, ये डिग्री वाली खास तौर से करता है क्योंकि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको मैं आगे जब प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डील करूंगा तब बताऊंगा। इस प्रॉपर्टी को अभी आप जाने कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, यानी कार्बन कार्बन के साथ लिंक हो सकता है। तो 0 डिग्री को मैं अभी हटा देता हूं। 0 डिग्री को हटाकर सोचो तो आपको पता चलेगा 1 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे। तो एक ये कार्बन है, मैं इस कार्बन को जो रेड कलर से बना रहा हूं, मैं सिर्फ इसके डिग्री को कंसीडर कर रहा हूं। इस वक्त मैं सिर्फ इसी के डिग्री को कंसीडर करूंगा।
तो 4 डिग्री कार्बन का मतलब हो गया ये कार्बन के चारों तरफ कार्बन हो, यानी जो कार्बन चारों कार्बन से जुड़ा हो उसको 4 डिग्री कहते हैं, जबकि 3 तरफ से कार्बन हो और चौथा साइड या तो कार्बन ना हो या चौथा साइड ही ना हो सकता है कोई डबल बॉन्ड बना ले। ये 3 साइड तो होंगे, 3 डिग्री मीन्स 3 साइड तो होंगे, चौथा साइड मुमकिन है कि हो और नॉन कार्बन हो, लाइक हाइड्रोजन। मान लो कार्बन नहीं है, या यहां पर पॉसिबिलिटी दूसरी भी थी, इसलिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी को ले रहा हूं 3 डिग्री केस में। चलो रेड वाले की डिग्री सिर्फ देख रहा हूं, डिग्री में रेड वाले का देख रहा हूं। इसके क्या माने थे? इसके माने ये थे कि ये 3 कार्बनों से घिरा हुआ होगा, तो एक तरफ ही डबल बना दिया, बनाएगा टोटल 4 ही बॉन्ड। कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, बनाएगा 4 बॉन्ड, लेकिन ये घिरा हुआ है 3 कार्बनों से, इसलिए 3 डिग्री कार्बन। ये सिंगल ही बना सकता, कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इधर देखते हैं 2 डिग्री का मतलब ये कार्बन 2 कार्बनों से घिरा हुआ है, यानी बाकी 2 कार्बन नहीं होंगे। अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है जरा बताओ? ये कार्बन है, क्या हम दोनों साइड डबल डबल बना दें? इस कार्बन का डिग्री क्या आया? 2 डिग्री। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है बेटा? क्या एक कॉम्बिनेशन और आ रहा है जहन में कि हम ऐसा करें, दोनों तरफ डबल डबल था, क्यूमरीन वाला केस, एक तरफ ट्रिपल एक तरफ सिंगल। इस कार्बन से जुड़े हुए तो 2 ही तरफ हैं, 2 ही कार्बन है। क्या इसी में एक कॉम्बिनेशन और आ रहा है 2 डिग्री में ही? जरा देखो, क्या एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल एक तरफ हाइड्रोजन, ऐसा हो सकता है? तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं इसमें, खासतौर से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ले सकता हूं मैं। एक कॉम्बिनेशन और जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस और कुछ नहीं। क्या मैं एक कार्बन इधर ले लूं, एक कार्बन इधर ले लूं? 2 ही लेना था, यहां डबल बॉन्ड ओ ले लूं, तो इसका मतलब इस कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 2 ही डिग्री हैं। डिग्री का मतलब हो गया कि उसके नेक्स्ट में कितने कार्बन है, कार्बन के नेक्स्ट में कितने कार्बन है, यानी कार्बन का पड़ोसी कितना कार्बन है, या कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है। और ये घिरा हुआ होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी से, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, यानी कार्बन अपने आप से ही जुड़ रहा है, कार्बन अपने आप से ही जुड़ रहा है, किसी और से नहीं जुड़ रहा है। 1 डिग्री का मतलब सिर्फ एक से जुड़ेगा, सिर्फ एक से जुड़ेगा, यानी सिर्फ इधर एक कार्बन होंगे, बाकी तरफ हाइड्रोजन, बाकी तरफ हाइड्रोजन। तो इसके माने ये हो गए कि अगर कार्बन सिर्फ एक कार्बन से घिरा हुआ है तो 1 डिग्री है, अगर 2 से घिरा हुआ है तो 2 डिग्री है, 3 से घिरा हुआ है तो 3 डिग्री है, और 4 से घिरा है तो 4 डिग्री है। 0 पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री कार्बन का नाम प्राइमरी कार्बन भी है, ये दूसरा नाम है, सिंपली कहते हैं 1 डिग्री या फिर कहते हैं प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री का दूसरा नाम सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री का मतलब टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। 4 डिग्री का मतलब क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। 0 डिग्री कार्बन किसको कहेंगे? एक ऐसा कार्बन जिससे कार्बन न जुड़ा हुआ हो। अब कार्बन नहीं जुड़ा होगा तो क्या जुड़ा होगा भाई? नॉन कार्बन। दिस इज कॉल्ड 0 डिग्री कार्बन। मीथेन CH4, CH4 एक कार्बन है जिसके नेक्स्ट में कार्बन है ही नहीं, बस अकेला एक कार्बन है, इसका नाम बेटा मीथेन होता है। मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, मार्स गैस कहलाता है। CNG
में इस्तेमाल होता है, बायोगैस है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आएंगे जब हाइड्रोकार्बन पे तब डील करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि कार्बन को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया है, एक डिग्री वाला तरीका आपको बताया और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन वाला, यानी सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, प्लेनर, नॉन प्लेनर। ये सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं, यानी हमने इससे पहले तक पढ़ा था इसके एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मास इतना है, आइसोटॉपिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, परसेंटेज कितना है अर्थ क्रस्ट के अंदर, कितना परसेंटेज है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी डील कर चुके थे कि नॉन मेटल नेचर का होता है। लेकिन मेन जो यहाँ पर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बॉन्डिंग, कि कार्बन के कंपाउंड दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों हैं, क्यों हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है। अगर आप देखें जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब कुछ कार्बन के बने हुए हैं, यानी ज़्यादातर कंपाउंड जो है वो कार्बन का ही बना हुआ है। पूरा सेल कार्बन का बना हुआ है और सेल से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। उसके अलावा जितने भी आप कह सकते हैं बायोफ्यूल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, लिपिड्स हो, विटामिन्स हो, हार्मोन्स हो, एंजाइम हो, सब कार्बन का बना हुआ है। चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, जितना कुछ भी है ना बेटा, वो सब का सब कार्बन का बना हुआ है। उसके अलावा डायमंड है, ग्रेफाइट है, पेट्रोलियम्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है, सब कार्बन के बने हुए हैं। तो कार्बन का इतना ज़्यादा कंपाउंड दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करता है? तो उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कार्बन को पूरे पीरियोडिक टेबल में दूसरे एलिमेंट से अलग करती हैं। लेकिन उस पर आने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो अब तक मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड, ताकि आप कार्बन को समझ लें अच्छे से। अगर आपने कार्बन को अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको बॉन्डिंग में या अल्कीन अल्कीन अल्काइन के नोमेनक्लेचर वगैरह में आइसोमर्स में दिक्कत नहीं आएगी, या आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी। चलिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं कार्बन का। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसे ही दिया हुआ है, और ये याद रखिएगा ये जो लिंकेज हमने दिखलाया है इसमें कार्बन कार्बन से लिंक हुआ है, और उस कार्बन के अलावा बाकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन या कुछ ऐसे ही लिखे हुए एलिमेंट हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो कार्बन कार्बन आपस में लिंक हुआ है, ये ज़रूर जानिएगा। सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल ये है कि आपको इसमें how many sigma bond, how many pi bond, how many 1 degree कार्बन that is प्राइमरी कार्बन मिल रहा है, how many सेकेंडरी कार्बन, how many टर्सरी कार्बन, कितने
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कितने sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और कितने sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये आपके लिए सवाल है, इसके अंदर बताना है। चलो मैं डिग्री सबसे पहले बता देता हूं। क्या इस कार्बन के चारों तरफ चलोगे तो खाली तुमको हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन दिखाई देगा, मीन्स दिस इज 1 डिग्री कार्बन। इसके चारों तरफ चलोगे तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। इसके चारों तरफ चलोगे, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। मतलब जिस कार्बन की डिग्री चेक करनी है उसके चारों तरफ एक बार मूव करके देख लो कितने कार्बन हैं। अब जैसे मान लो मैं नीचे आ गया, इसके चारों तरफ चलो तो इधर 2 तो हाइड्रोजन है, इधर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, मतलब 2 कार्बन है, बाकी 2 तो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन है, मीन्स सेकेंडरी कार्बन। इसके चारों तरफ चलो बेटा, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, दिस इज कॉल्ड क्वाटर्नरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री। इधर आओ, इसके चारों तरफ चलोगे 2 डिग्री कार्बन, इसके चारों तरफ चलो 2 डिग्री कार्बन, इसके चारों तरफ चलो 2 डिग्री कार्बन, इसके चारों तरफ चलो, दिस इज नॉट अ कार्बन, इट्स अ क्लोरीन, तो ये कार्बन नहीं होगा। इसके चारों तरफ चलोगे तो उधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, सिर्फ 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन ही नहीं है तो इसको हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ कार्बन को देखना है। इस कार्बन के चारों तरफ ये कार्बन है, याद रखेंगे CN ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, जबकि ये Cl क्लोरीन था। मैंने पढ़ाया था तो बताया था हर एटम की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, तो C कैपिटल है लेकिन L कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक एटम बना है। जबकि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन 2 अलग अलग एटम है, हालांकि मिलाकर इनको एक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं साइनाइड, लेकिन कोई बात नहीं। कार्बन को देखो तो कार्बन के चारों तरफ चलोगे तो इधर 1 डिग्री मिलेगा, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। यहाँ पे चलो, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के पास 4 बॉन्ड थे, 3 हाइड्रोजन ने बनाया है, एक तरफ सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। तो जहां जहां आपको कार्बन दिख रहे हैं सबके डिग्री हो गए। उसी तरह से ऊपर चलेंगे, इसके चारों तरफ इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, इसके चारों तरफ चलो 2 डिग्री, इसके चारों तरफ 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 1 डिग्री, सिर्फ ये है, इसके चारों तरफ 2 डिग्री। तो अब तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं 1 डिग्री। गिन लीजिए कितने बने प्राइमरी कार्बन, 1 2 3 4 4। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? 4। देयर आर 4 कार्बन 1 डिग्री कार्बन। जनरली आपको टर्मिनल पे ही मिले होंगे, किनारे पर 1 2 3 4, टर्मिनल पे किनारों पर मिलते हैं 1 डिग्री कार्बन। चलिए 2 डिग्री कार्बन गिनते हैं। सबसे ज़्यादा 2 डिग्री कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे ख्याल से 4 कार्बन होंगे 1 डिग्री, 1 2 3 4 5 होंगे, एक छूट गया था 5 कार्बन, ये वाला भी 1 डिग्री था। तो 10 कार्बन 2 डिग्री हो रहे हैं। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3 डिग्री देखते हैं। एक, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 कार्बन है, 3 डिग्री है। इसी में हम लोग 4 डिग्री भी देख लेते हैं। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं भाई? 4 डिग्री कार्बन यानी क्वाटर्नरी कार्बन 1, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 है। टोटल गिन लो तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। तो 10 11 12 5 17। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिग्री निकाल लिया। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो बताओ, जहाँ पे खाली सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 आएगा। चूंकि sp3 मैंने कहा था सैचुरेटेड होता है, पैराफिन होता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है।
तो जहाँ कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, क्या इस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल, तो ये sp3 है बेटा, sp3। क्यों sp3 है? क्योंकि इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन पे आओ, क्या ये डबल बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2। ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो sp। सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, डबल बॉन्ड मीन्स sp2 और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp। यहां पर देखो, डबल बॉन्ड बना रहा है क्या? sp2। सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्या? sp3। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है क्या? sp। ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है sp। ये डबल बॉन्ड बना रहा है sp2। दोनों तरफ जो डबल बने तब sp, एक तरफ डबल बने तो sp2। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पे भी देख लेंगे। यहां देखो sp3, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3। ये ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, डबल बॉन्ड मीन्स sp2, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3, सिंगल बॉन्ड मीन्स sp3। जहां जहां सिंगल बॉन्ड दीज आर sp3। तो बताओ मुझे sp3 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिख रहे हैं। sp2 कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 5। sp कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 8 4 12 5 17। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। जहां सिंगल बॉन्ड बेटा वो हमेशा sp3 होगा अल्केन, जहां डबल बॉन्ड होगा अल्कीन sp2, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा अल्काइन वो sp होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का जिक्र है तो ज़रा सोचेंगे, यहाँ कैलकुलेशन है बेटा। तो मैं पहले पाई बॉन्ड निकाल लेता हूँ कि पाई बॉन्ड कितना है। पाई बॉन्ड दिख रहा है तुमको, एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा, दिस इज़ 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड तो हमको दिख गया। आगे चलते हैं, 2 पाई बॉन्ड यहाँ दिखेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, उसके अलावा पाई बॉन्ड। तो 1 और 2 3 4 5 5 1 6 6 और 2 8। देयर आर 8 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड, 8 पाई बॉन्ड है बेटा। ये हमको दिख रहा है कि 8 पाई बॉन्ड है। अब आते हैं सिग्मा बॉन्ड पर, ध्यान से देखना। जितने हाइड्रोजन सब सिग्मा बॉन्ड, जितने हाइड्रोजन, तो 3 और ये एक 4, एक ये 5 और फिर यहाँ पर एक बनाएगा हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन को ही गिन लेता हूँ उसके बाद। तो हाइड्रोजन 3 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 8 9 10 11 14 14 और 2 16। मेरे ख्याल से दोबारा गिनता हूँ मैं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 7 7 8 9 10 11 14 2 16। हाइड्रोजन जितने थे सब ने बनाया सिग्मा बॉन्ड। उसके अलावा जितने हेलोजन्स हैं, हेलोजन है क्लोरीन, ब्रोमीन 2 2 और 2 4, यानी ये हेलोजन 4 है। ये भी बनाएंगे, देयर आर 4 हेलोजन्स, ये भी बनाएंगे आपको। उसके अलावा जहाँ जहाँ मल्टीपल बॉन्ड था वहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बना था। जितने मल्टीपल बॉन्ड थे, मल्टीपल बॉन्ड थे, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड था तो एक, यहाँ पर एक 2, यहाँ एक 3, यहाँ एक 4, यहाँ एक 5, यहाँ एक 6, 6 मल्टीपल बॉन्ड वाले थे। अब इसके अलावा आप गिन लीजिए तो आपको पता चलेगा, एक, ये मल्टीपल बॉन्ड छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी
वापस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हो गए, 12 हो गए। अब जोड़ लो बेटा सबको, ये हो गए 10, 20, 30 और 30। स्ट्रक्चर बनाकर भी आप देख सकते थे, सारे सिंगल बॉन्ड को आप काउंट कर लेते, वो सिग्मा हो जाता। तो ये इस तरह से सवाल है कि सिंगल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, जबकि मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं बेटा पाई बॉन्ड। उसके अलावा अगर कार्बन की डिग्री देखनी है तो कार्बन के चारों तरफ चलो, जितने कार्बन आपको मिल जाएंगे उतना डिग्री कार्बन होगा। क्लियर? तो अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने पूछा था आपसे कि आखिर दुनिया में कार्बन के ही सबसे ज़्यादा एलिमेंट क्यों पाए जाते हैं। कार्बन की आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कार्बन को यूनिक बना देती है बाकी दूसरे एलिमेंट से। तो कार्बन के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, property of carbon which make it unique from other elements। पहली प्रॉपर्टी है, the very first property of carbon is टेट्रा कोवैलेंसी, जिसको हम लोगों ने डील कर रखा है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी। कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, और उसके बनाने का यही तरीका है, दिस इज अल्केन, दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्काइन। 4 बॉन्ड बनाएगा। इसे हम लोग अल्केन कहेंगे बेटा, इसे हम लोग अल्कीन कहेंगे, and this is alkyne। sp3 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग करके बनता है, इसकी वजह से एक तो कार्बन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। इस वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं, एक वजह ये है। दूसरी वजह जो सबसे यूनिक है वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन, अब ये कैटिनेशन क्या है तो समझो, कैटिनेशन मैंने कहा था सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, यानी कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना बनाकर काफ़ी लंबे लंबे चेन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता है या बनाता है। तो कार्बन, हालांकि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन नहीं होता, और दूसरे एलिमेंट में भी पाया जाता है, लेकिन बहरहाल कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे मैक्सिमम है। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन फॉर्म बॉन्ड with another carbon atom carbon form bond with another carbon atom to form long open chain structure। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक को रिंग भी कहते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बोलो, रिंग स्ट्रक्चर बोलो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलो, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। यह है सेल्फ लिंकेज कैपेसिटी, जिसकी वजह से ये होता है। जैसे जैसे मैं बता रहा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये है, यही कार्बन रिंग बना दे, यही कार्बन रिंग बना दे, क्लोज्ड स्ट्रक्चर।
ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड हर जगह बनाता है, 4 बॉन्ड हर जगह। तो कार्बन कार्बन के जुड़ने की वजह से आप देखें लीनियर स्ट्रक्चर बन सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर बन सकता है, साथ में रिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर से मुराद है रिंग या क्लोज्ड स्ट्रक्चर। तो कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। अब मैं आपको बताऊं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ही रिस्पॉन्सिबल है, कैटिनेशन की वजह से ही 2 चीजें होती हैं बेटा। एक कहलाता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, एक कहलाता है एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक नेचर, और इसकी 5वीं प्रॉपर्टी है पॉलीमेराइजेशन। तो कार्बन के अंदर अगर ये 3 प्रॉपर्टी और आती है तो उसका बेसिक रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन की वजह से ही आइसोमेरिज्म होता है, कैटिनेशन की वजह से ही एलोट्रॉपिक फॉर्म में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं या ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और पॉलीमेराइजेशन। तो ये 5 प्रॉपर्टी हैं जो कार्बन को बाकी एलिमेंट से बिल्कुल अलग कर देती हैं, और इसी वजह से कार्बन का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। सवाल ये उठा आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। तो एक कंपाउंड है, हालांकि ये सब आगे हमें चलने पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक कंपाउंड है जिसका 2 अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको हम लोग कहते हैं, मैं तो डिफरेंशियल वगैरह आगे पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप जरा सोचो, एक ऐसा, यहां कंपाउंड का जिक्र है, कंपाउंड होंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मिसाल के तौर पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया भाई। पहले पर 4 कार्बन एक दूसरे के साथ जोड़ दिया कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से। दूसरी बात सुनो, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये लास्ट वाला कार्बन हटा दो? अगर लास्ट वाला कार्बन हटाएंगे तो 3 ही कार्बन अब आपस में जुड़ा हुआ होगा, और जो कार्बन आपने हटाया है उसको लाकर बीच वाले कार्बन पे जोड़ दो। अब कार्बन को हटा दिया आपने और लाकर बीच में जोड़ा, तो कार्बन इस बीच वाले कार्बन से जुड़ गया कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी से। कार्बन पहले भी कार्बन से जुड़ा हुआ था कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से, लेकिन आपने मान लीजिए कुछ एनर्जी वगैरह देकर किसी वजह से हाई प्रेशर वगैरह पे वो बॉन्ड तोड़ लिया और तोड़ के उसको वापस रीअरेंज करवा दिया। अब ये वाला 4th कार्बन अब यहां से डिसएसोसिएट होकर यहां आकर एसोसिएट हो गया। तो जो एसोसिएट हुआ है आकर एक नया बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन एटम के साथ ही तो बनाया है, इसलिए कैटिनेशन कहते हैं। तो खैर ठीक है, प्रॉपर्टी कैटिनेशन का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्या कार्बन 2 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगा? 4 ही कार्बन थे, यानी नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सब सेम हो रहे हैं। इसी को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के मॉलिक्यूलर फार्मूला। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर बिल्कुल सेम होंगे, चाहे हम ए वाला स्ट्रक्चर देखें चाहे बी वाला स्ट्रक्चर देखें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम। तो चूंकि एलिमेंट सेम है तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आगे हम लोग देखेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फिजिकल अपीयरेंस पर। बायोलॉजी में कहते हैं फिनोटाइप्स, और अंदर जेनेटिकल मेकअप को कहते हैं जीनोटाइप्स। तो कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल अपीयरेंस देखकर हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो बता देते हैं।
फिजिकल अपीयरेंस, वहाँ यहाँ भी ये चीज़ है, अगर आपको स्ट्रक्चर एलिमेंट के कंपाउंड के अलग अलग दिए हुए हैं, डेफिनेटली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट का नंबर, एलिमेंट का नेचर सेम है बेटा, तो समझ जाना कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, वही कार्बन जिनका मास 12, वही 4 कार्बन जिसका मास 12, तो हर एतबार से अगर देखा जाए तो ये सेम नंबर और सेम नेचर एलिमेंट का बना हुआ है। तो याद रखिएगा, जो कंपाउंड होता है, 2 अलग अलग कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आपने सेम बोल दिया तो याद रखिएगा नंबर और नेचर दोनों एटम के सेम हो गए, तो इसका मतलब इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गया, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। एलोट्रॉपिक किसको कहते हैं? एलोट्रॉपिक में भी बेटा बात सेम होती है, बस डिफरेंस ये है कि एलोट्रॉपिक में कंपाउंड नहीं होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट होता है, एलिमेंट सेम एटम का बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, सेम एटम होते हैं। ये बात बिल्कुल अब सही हो जाएगी कि सिर्फ एटम सेम होता है, नंबर की कोई गारंटी नहीं है। यहां नंबर भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस एटम का नंबर एंड नेचर बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। यहां पे 4 कार्बन तो यहां भी 4, हाइड्रोजन अगर देखें 10 तो यहां भी हाइड्रोजन 10। आगे हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म को, और एलोट्रॉपिक फॉर्म को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। फिलहाल बस इतना आप जानो कि एलोट्रॉप में क्या होता है, नंबर सेम की गारंटी नहीं है, सेम एटम होंगे, सिर्फ सेम एटम से मतलब नेचर की बात हो रही है, नेचर सेम रहेगा एटम का, बट नंबर मे बी सेम, मे नॉट बी, मे नॉट बी, नंबर सेम नहीं होंगे। तो सेम एटम आपस में जुड़ता चला जाएगा, लेकिन ये बात याद रखेंगे कि एलिमेंट का नेचर सेम है, नंबर का पता नहीं, मगर स्ट्रक्चर जरूर डिफरेंट होगा। यानी स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होना ही है, चाहे आप पढ़ें आइसोमेरिज्म चाहे आप पढ़ें एलोट्रॉपिक, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंस होगा। आइसोमेरिज्म होता है कंपाउंड में, एलोट्रॉपिक्स होता है एलिमेंट में। तो नेक्स्ट क्लास में आपको डील किया जाएगा ये सारी चीज़ें। बस इतना आप जानो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स डायमंड है, जिसमें एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से घिरे हुए हैं। यानी हम लोग अब कह सकते हैं कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉन प्लेनर है और 4 डिग्री है। जो ये कार्बन सेल्फ लिंकेज किया हुआ, चारों तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, जो ये कंपाउंड नहीं बनाता, हमेशा एलिमेंट बनाता है, तो ये डायमंड जैसा दिखेगा आपको। उसी तरीके से ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल शीट टाइप का दिखेगा, जिसमें एक कार्बन से 3 कार्बन घिरे हुए होंगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होगा। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे इसका जब स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जानिए आप कि एलोट्रॉपिक फॉर्म में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया गया है, और एक कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ सेल्फ लिंकेज हो गए हैं। पॉलीमेराइजेशन का जहां तक जिक्र है, तो पॉलीमेराइजेशन भी कंपाउंड में होता है, पॉलीमेराइजेशन भी कंपाउंड में होता है। जैसे कोई कंपाउंड है, मिसाल के तौर पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम है इथीन। 2 कार्बन है तो मैं इसको इथ बोलूंगा, डबल बॉन्ड है तो बेटा इसको मैं इन बोलूंगा। तो दिस इज इथीन, दिस इज इथीन। अब क्या होता है, दूसरा भी इथीन होता है, तो एक इथीन दूसरे इथीन से आपस में जुड़ जाता है, एक इथीन दूसरे इथीन से आपस में जुड़ जाता है। होता क्या है, ये कैसे जुड़ते हैं मैं बता दूं आपको। इनके बीच ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है, यानी इस बॉन्ड को आधा ब्रेक करके सोचो, इधर लगा दो इधर लगा दो, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो आधा इधर आधा इधर, यही दोनों बॉन्ड इस तरफ थे, ऐसा सोचो,
यही दोनों मिले हुए थे, हमने बीच से तोड़ा और घुमा दिया तो हमने ये पाया कि ये बॉन्ड इधर है और इधर है। उस वजह से इसको ब्रेक करके अब यही दोनों जुड़ गए, तो इथीन का पॉलीमेराइजेशन हो जाता है, यानी पॉलीमर बन जाते हैं पॉलीथीन। तो एक ही यूनिट बार बार रिपीट कर रहा होता है, हर रिपीटिंग यूनिट को मोनोमर कहते हैं। तो इथीन इज मोनोमर एंड पॉलीथीन इज अ पॉलीमर। तो देखिए इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ने के लिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया होगा। तो कार्बन कार्बन का लॉन्ग चेन बनना अपने आप में कैटिनेशन था, लेकिन कैटिनेशन ही आगे चल के आपको डिफाइन कर रहा आइसोमेरिज्म, एलोट्रॉपिक और पॉलीमराइजेशन फॉर्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देखें यही 4-5 प्रॉपर्टी ऐसी है जो ये बताती है कि कार्बन जो है वो बहुत ही स्पेशल नेचर का एटम या एलिमेंट है। तो आज हम लोगों ने कार्बन की इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया, जिसमें मैंने ये बताया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर क्यों बहुत अहमियत रखता है, कार्बन के अंदर वो यूनिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, और मेनली हम लोगों ने डील किया कार्बन के टाइप को। कार्बन के टाइप से मुराद है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पैराफिन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब टर्मोलॉजीज को हम लोगों ने डील किया है। सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना तो लेता है, वो तो शेयर करता है, और इसीलिए इसका नाम है टेट्रा कोवैलेंसी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, एलोट्रॉपिक क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है। पॉलीमराइजेशन भी होता है कंपाउंड में, पॉलीमराइजेशन भी होता है कंपाउंड में, और एक ही यूनिट रिपीट होती रहती है। जो रिपीटिंग यूनिट है उसको मोनोमर कहते हैं, रिपीट होने के बाद जो फॉर्म स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है पॉलीमर्स, और इस पूरे फेनोमेना को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। आइसोमेरिज्म भी कंपाउंड में होता है, लेकिन 2 कंपाउंड रिपीट नहीं करते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, और स्ट्रक्चर चेंज करके 2 अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, तो उनको हम लोग कहते हैं एक दूसरे का आइसोमर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिज्म। द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में ये होता है कि एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट अपने अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, और ये नेचुरली होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये एलोट्रॉप्स है। तो एलोट्रॉप्स एलिमेंट का है, उसके अलावा सब कंपाउंड का है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, जिसमें बेसिकली हम लोग डील करेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, और एलोट्रॉप्स का जो 3 टाइप हमें मेनली पढ़ना है कार्बन का, उसकी प्रॉपर्टी को डील करेंगे। तो एलोट्रॉप्स पढ़कर आप आएंगे और साथ में हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।